हेलो एवरीवन। जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सीपीसी के एक महत्वपूर्ण विषय डिक्री और आदेश के संबंध में चर्चा करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिक्री और आदेश होते क्या हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। क्या प्रत्येक डिक्री आदेश होती है या प्रत्येक आदेश डिक्री होते हैं? क्या प्रत्येक डिक्री की अपील हो सकती है? क्या प्रत्येक आदेश की अपील हो सकती है? डिक्री और आदेश के बीच में मूलभूत अंतर क्या है? इन सारे विषयों को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले डिक्री और आदेश को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आखिर डिक्री और आदेश को संहिता में परिभाषित क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिक्री की परिभाषा क्या है, आदेश की परिभाषा क्या है, डिक्री और आदेश में अंतर क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी संहिता यानी कि सीपीसी 1908 की धारा 2.2 पर। संहिता की धारा 2.2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। तो आइए धारा 2.2 को पढ़ते हैं और इसके एक एक शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। संहिता की धारा 2.2 में जिसमें डिक्री को परिभाषित किया गया है, इसमें कहा गया है कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब प्रारूपिक अभिव्यक्ति, प्रारूप का मतलब होता है एक फॉर्मेट और अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फॉर्मेट में या किसी पर्टिकुलर तरीके से हमने अपने आप को या अपने शब्दों को एक्सप्रेस किया है, किसके द्वारा किया जाएगा? एक न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। और न्याय निर्णय का मतलब होता है जहाँ पर यानी कि न्याय प्लस निर्णय। तो न्याय का मतलब होता है किसी मामले में कोई न्याय किया गया, और निर्णय का मतलब होता है कि अब हमने उस मामले को निर्णित कर दिया, निर्णय दे दिया। तो डिक्री का परिभाषा कहती है कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि एक न्याय निर्णय को फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित होगा? उस न्यायालय से संबंधित होगा जो उसे अभिव्यक्त करने का राइट रखता है, उससे अभिव्यक्त करने का अधिकार रखता है। तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। पहली चीज़ क्या क्लियर होती है कि ये न्याय निर्णय एक न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। कौन से न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा? जिस न्यायालय को उस मामले में न्याय देने का अधिकार होता है। कैसे दिया जाएगा? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाएगा अपने शब्दों को, जिन शब्दों के माध्यम से उस मामले को निर्णित किया गया है। इसी धारा पर आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में, मतलब दो चीज़ें क्लियर होंगी कि वाद में के, वाद का मतलब होता है केस, वाद में के सभी यानी कि एवरी मैटर या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों, यानी कि विवादग्रस्त का मतलब होता है कि कोई भी न्यायालय में मामला केवल तब जाता है जब उसमें कोई विवाद होता है। अब एक ही सिविल सूट में कई सारे विवाद हो सकते हैं, जैसे रुपए पैसे के लिए भी हो सकता है, पोजीशन के लिए हो सकता है। सपोज़ करिए दो मामले उसमें आ गए थे। पहला मामला क्या था? एक उदाहरण देता हूँ कि ए ने बी के घर पर कब्जा कर लिया और ए उस घर में या उस खेत पर कब्जा कर लिया। अब ए ने क्या काम किया कि बी के खेत पर जिसने कब्जा करके रखा हुआ था 4 साल तक वह उसमें फसल करता रहा। जब बी को पता चला, चूँकि बी बाहर था और बी वापस आता है, तो बी के सामने दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी? अपने खेत का कब्जा वापस लेना, पहला डिस्प्यूट। दूसरा डिस्प्यूट को होगा क्या होगा कि जो 3-4 साल वो बाहर रहा है और ए ने 3-4 साल उसके खेत से जो कमाई की है उस कमाई को वापस वसूल करना। तो यहाँ पर दो डिस्प्यूट है। पहला डिस्प्यूट क्या था? ए से उस कमाई को वसूल करना, और दूसरा डिस्प्यूट क्या था? ए से अपने खेत का कब्जा वापस लेना। मामला एक, डिस्प्यूट दो। तो आगे कहा गया है कि वाद में के सभी, यानी कि हो सकता है कि न्यायालय एक ही बार में दोनों विवादों को समाप्त कर दे या एक एक करके दोनों विवादों को समाप्त करे। तो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में क्या करेगा न्यायालय? पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। मतलब पक्षकारों के अधिकारों का, यानी कि जो पक्षकार का राइट होगा उस राइट को क्या किया जाएगा? अवधारित कर दिया जाएगा। किस तरह से अवधारित किया जाएगा? परमानेंटली, यानी कि निश्चायक रूप से कि हाँ अब हमारा डाउट ख़त्म और आपकी ये चीज़ हमारे हिसाब से बनती ही है। तो जहाँ पर न्यायालय श्योर हो जाएगा कि ये चीज़ आपकी ही है, वहाँ पर मान लिया जाएगा कि न्यायालय ने निश्चायक रूप से अवधारण कर दिया है। तो इन 3 लाइंस को हम एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं।
डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति विपरीत है जो, जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। यानी कि एक न्यायालय के सामने मामला आया, उस मामले में हो सकता है कि एक डिस्प्यूट हो सकता है कि एक से अधिक डिस्प्यूट हो। न्यायालय ने या तो दोनों डिस्प्यूट्स को एक साथ समाप्त कर दिया या एक एक करके डिस्प्यूट को समाप्त किया, और इस डिस्प्यूट को समाप्त करते समय उसने निश्चायक रूप से ये अवधारण कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, सारे डिस्प्यूट यहाँ पर समाप्त हो गए। अब जब डिस्प्यूट समाप्त करेगा तो किसी न किसी पेपर पर बताएगा। उस पेपर पर जब न्यायालय के द्वारा अभिव्यक्त किया गया, और कैसे किया गया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में किया गया, तो उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट के द्वारा वो एक्सप्रेस किया गया, उस फॉर्मेट को न्याय निर्णय की अभिव्यक्ति माना जाएगा, और वही न्याय निर्णय हमारा डिक्री में शामिल माना जाता है, यानी कि उसी न्याय निर्णय को डिक्री कहा जाता है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें और शामिल की गई, यानी कि डिक्री में ही दो चीज़ें और शामिल की जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं समझते हैं। कहा गया है, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर ये डिक्री कितने प्रकार की हो सकती है। तो सामान्य रूप से जो परिभाषा कहती है वो कहती है कि डिक्री प्रारंभिक हो सकती है और डिक्री अंतिम हो सकती है। तो दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं कि प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। तो ध्यान रखिएगा कि डिक्री के प्रकार दो हो सकते हैं, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। आगे कहा गया है कि इस डिक्री के अंतर्गत कौन कौन सी दो चीज़ें शामिल की जाती हैं या कौन कौन सी दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। मतलब अगर कहीं पर कोई वाद पत्र दायर किया गया है, न्यायालय ने उस वाद पत्र को अस्वीकृत कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है, नामंजूर कर दिया है, तो नामंजूर करने का जो आदेश होगा या जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से नामंजूर किया जा गया है, उस डॉक्यूमेंट को भी हम डिक्री की डेफिनेशन में शामिल मानेंगे। और क्या कहा गया है कि धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण। धारा 144 क्या है? सीपीसी जब आप देखेंगे तो धारा 144 दी गई है, और धारा 144 में कहा गया है प्रत्यास्थापन। प्रत्यास्थापन का मतलब होता है एक व्यक्ति से लेना और दूसरे व्यक्ति को दे देना। प्रत्यास्थापन का सिद्धांत वहाँ पर लागू होता है जब किसी डिक्री के अंतर्गत कोई संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी गई है, दूसरे न्यायालय के द्वारा दूसरी डिक्री पारित की, यानी कि उससे अपर न्यायालय के द्वारा एक दूसरी डिक्री पारित की गई है और उस डिक्री ने पहले वाली डिक्री को पलट दिया है। तो पहली वाली डिक्री के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने संपत्ति को प्राप्त किया था, उस व्यक्ति से संपत्ति ली गई, और बाद वाले व्यक्ति को जिसके फेवर में डिक्री की गई थी, उस व्यक्ति को वो संपत्ति दे दी गई। इसे ही कहा जाता है प्रत्यास्थापन। तो अगर प्रत्यास्थापन से संबंधित कोई भी प्रश्न है, उसका अवधारण किसी न्यायालय के द्वारा किया गया है, उस अवधारण को भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। अब दो चीज़ें इसमें हैं जो डिक्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं की जाती। पहला, कि ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। पहली चीज़ इसमें समझने की यहाँ पर यह है कि आखिर आदेश को पहचानेंगे कैसे, क्या ये आदेश अपील डिक्री है या नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर कहीं पर कोई आदेश या कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी जब हम अपील करने जा रहे हैं, तो अपील के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, अगर वो तरीका आदेश की अपील की भांति है, तो ऐसी कंडीशन में वो न्याय निर्णय डिक्री नहीं माना जाएगा, वो न्याय निर्णय केवल एक आदेश माना जाएगा। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो अपील करने के तरीके के आधार पर निकालेंगे। अगर अपील करने का तरीका आदेश की अपील की भांति है तो वो न्याय निर्णय केवल एक आदेश होगा, अन्यथा वो न्याय निर्णय एक डिक्री हो सकता है। अगली बात जो कि डिक्री के डेफिनेशन में शामिल नहीं की गई है वो ये है कि व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। व्यतिक्रम का मतलब होता है लापरवाही, यानी कि अगर न्यायालय की कार्यवाही में किसी व्यक्ति ने कोई लापरवाही की है, तब न्यायालय ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो वो महज एक आदेश होगा, न कि कोई डिक्री होगी। तो ये थी धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा, जिसके आधार पर ये कहा गया था कि डिक्री क्या होती है, डिक्री कितने प्रकार की होती है, डिक्री में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, डिक्री में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हो सकती हैं। अब जब हम आदेश को समझते हैं तो आदेश को समझने के लिए हमें उसके पहले परिभाषा को समझना जरूरी है। आदेश की जो परिभाषा है वो CPC 1908 की सेक्शन 2(14) यानी कि 2(14) में दी गई है।
धारा 214 आदेश की परिभाषा देती है और ये कहती है कि आदेश से व्यवहार न्यायालय, यहाँ पर जो व्यवहार न्यायालय शब्द इस्तेमाल किया गया है, व्यवहार न्यायालय का मतलब होता है दीवानी न्यायालय। तो आदेश से व्यवहार न्यायालय के किसी भी निश्चय मतलब किसी डिसीजन की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो आज्ञप्ति नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है जो आज्ञप्ति नहीं, मतलब औपचारिक अभिव्यक्ति होगी। कैसे होगी? न्यायालय के द्वारा की जाएगी। कौन से न्यायालय के द्वारा? व्यवहार न्यायालय के द्वारा, यानी कि दीवानी न्यायालय के द्वारा। लेकिन वो अभिव्यक्ति डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएगी। उसी डिसीजन को, जो डिसीजन डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं आदेश। तो छोटी सी आदेश की परिभाषा है, इसलिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये आदेश डिक्री है नहीं है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ आधार दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स को समझने के आधार पर या समझने के बाद हमें ये थोड़ा सा हद तक क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ डिक्री है और ये चीज़ डिक्री नहीं है। तो उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि कौन कौन से आधार या कौन कौन से आदेश डिक्री हैं और कौन से आदेश डिक्री नहीं है। जैसा कि तरीका होता है कि किसी भी वीडियो को देखते समय आपके पास वेयर एक्ट होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वो तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। इसलिए अगर आपके पास वेयर नहीं है तो बुक रख लीजिए, और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा और एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, जिससे कि जब आप दोबारा से इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम उन आदेशों के बारे में बात करते हैं जो आदेश डिक्री की डेफिनेशन में आते हैं। मतलब एक ऐसा आदेश जो आदेश डिक्री की परिभाषा में आता है, यानी कि वो न्याय निर्णय जो न्याय निर्णय को डिक्री माना जाता है, वो कौन कौन से आदेश होते हैं। तो सबसे पहला आदेश जो डिक्री की परिभाषा में शामिल होता है वो है जो किसी वाद का उपशमन करता है। मतलब एक ऐसा आदेश जिसके माध्यम से किसी वाद का समापन किया गया है, किसी वाद को समाप्त किया गया है, ऐसा आदेश डिक्री की डेफिनेशन में शामिल होगा। इस पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ऐसा आदेश जो किसी वाद का उपशमन करता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसा आदेश जो अभिलेख पर लाए जाने के लिए वैध प्रतिनिधि द्वारा दिए गए आवेदन पत्र को अपास्त करता है। मतलब एक विधिक प्रतिनिधि था, वैध प्रतिनिधि था, उसने अपने आप को किसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, यानी कि किसी मामले में उपस्थित होने के लिए उस पर एक आवेदन दिया है कि हम इस मामले में उपस्थित होने का दावा करते हैं, अधिकार रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप इस मामले में उपस्थित होने का अधिकार नहीं रखते हैं, और उसके आवेदन पत्र को अपास्त कर दिया। अब न्यायालय के द्वारा जब भी कहीं पर कोई अपास्त किया जाएगा, कोई आदेश पारित है, तो कहने को किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आएगा। वही डॉक्यूमेंट कॉमनली हमारा आदेश कहलाता है। तो ऐसा आदेश जिसके माध्यम से किसी वैध प्रतिनिधि को इनकार किया गया कि आप इस मामले में उपस्थित नहीं हो सकते, उस आदेश को डिक्री की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ऐसा आदेश जो निष्पादन के स्थगन का प्रश्न अवधारित करता है। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन, स्थगन मतलब एडजॉर्नमेंट, यानी कि किसी चीज़ को टालना। तो अगर किसी आदेश के माध्यम से किसी निष्पादन के एडजॉर्नमेंट यानी कि उसके स्थगन का प्रश्न अवधारित किया गया है, उसको टाला जाए या ना टाला जाए, इस संबंध में डिस्प्यूट को निर्धारित किया गया है, तो ऐसे प्रश्न को अवधारित करने के लिए जो आदेश पारित किया जाता है, इस आदेश को भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि ऐसा आदेश जिसके द्वारा प्रति आपत्ति यानी कि क्रॉस ऑब्जेक्शन को अपास्त किया जाता है, यानी कि अगर किसी मामले में किसी पक्षकार के द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाया गया है, प्रति आपत्ति लगाई गई है, और न्यायालय ने उस प्रति आपत्ति को अपास्त करते हुए एक आदेश पारित किया है, तो वो आदेश भी डिक्री की इस परिभाषा में शामिल माना जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि ऐसा अंतर्वर्ती आदेश यानी कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो पूर्णवाद निर्धारण करने हेतु पर्याप्त होता है। अब देखिए, किसी डिक्री का उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था कि किसी पक्षकार के अधिकार का निश्चायक रूप से अवधारण करना। निश्चायक रूप से अवधारण कब होता है? जब मामला समाप्त हो जाता है। यहाँ पर भी वही बात आई है कि एक अंतर्वर्ती आदेश यानी कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? जो किसी वाद के लंबित रहने के दौरान दिया गया। तो अगर किसी न्यायालय ने कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर
पास किया है और उस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के माध्यम से ही वाद को पूरी तरह से निर्धारित कर दिया है। तो डिक्री का तो उद्देश्य पूरा हो गया। जब डिक्री का उद्देश्य पूरा हो गया तो निश्चित रूप से उस आदेश को भी डिक्री मान लेना चाहिए, और वही काम यहाँ पर किया गया है कि अगर किसी अंतर्वर्ती आदेश के माध्यम से वाद का निर्धारण कर दिया गया है, पूर्ण रूप से निर्धारण कर दिया गया है, तो ऐसा आदेश डिक्री की परिभाषा में शामिल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है एक पक्षीय पारित आदेश, यानी कि एक्स पार्टी। तो अगर कहीं पर कोई आदेश है जो कि एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, तो उस आदेश को भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा आदेश जो नीलामी के द्वारा विक्रय को पस्त करता है। एक आदेश दिया गया था कि यहाँ पर नीलामी के द्वारा हम विक्रय करेंगे, लेकिन न्यायालय ने एक और आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में जो नीलामी के द्वारा विक्रय का आदेश दिया गया था, इस आदेश को समाप्त करते हैं, अपास्त करते हैं। तो अपास्त करने के लिए जो आदेश दिया गया है, इस आदेश को भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। नेक्स्ट है समझौता के अधीन पारित आदेश, यानी कि अगर कहीं पर पक्षकारों के बीच कोई समझौता हुआ है और समझौता के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, इस आदेश को भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा आदेश जो वाद हेतु की अपर्याप्तता के कारण किन्हीं प्रतिवादियों को उन्मोचित करता है। 3 शब्द आए हैं इसमें, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़े से नए हों: वाद हेतु, प्रतिवादी और उन्मोचन। वाद हेतु का मतलब होता है वे आधार जिन आधार पर कोई मुकदमा चालू होता है, कोई मुकदमा चलता है, या जिस मुकदमे का निर्णय जिन आधारों पर दिया जाना होता है, जो मामले उसमें डिस्प्यूटेड होते हैं, इनको हम कहते हैं वाद हेतु। दूसरी चीज़ आई थी प्रतिवादी। एक होता है वादी जो मुकदमा दायर करता है, और प्रतिवादी वो पक्षकार होता है जो उस मामले का प्रति उत्तर, यानी कि जिसके विरुद्ध वो मुकदमा दायर किया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिवादी। और उन्मोचन का मतलब होता है डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोई प्रोसीडिंग चालू की गई और उस प्रोसीडिंग में जब उनके विरुद्ध कुछ नहीं मिलता है तो उनको उन्मोचित कर दिया जाता है विदाउट उस मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाए हुए। तो अगर किसी मामले में वाद हेतु ही पर्याप्त नहीं है तो सीधी सी बात है कि प्रतिवादियों के खिलाफ कुछ बनेगा नहीं। जब प्रतिवादियों के खिलाफ कुछ बना नहीं तो निश्चित रूप से उनको छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दोष मुक्ति, जो कि हमारा क्रिमिनल मैटर्स में शब्द इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्मोचन का वर्ड मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी कि उनको वहाँ से उन्मुक्त कर देना कि आप जाइए, आपके विरुद्ध कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अगर वाद हेतुक नहीं थे, उनकी अपर्याप्तता थी, तो प्रतिवादियों को उन्मोचित कर दिया गया एक आदेश के माध्यम से, और वो आदेश भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा आदेश जिसके द्वारा वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में भी पढ़ा था कि अगर कहीं पर कोई ऐसा आदेश है जिस आदेश के माध्यम से वाद पत्र को नामंजूर किया गया है, तो वो आदेश भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। और ये जो नियम दिया गया है, ये आदेश 7 नियम 11 में है। ऑर्डर 7 रूल 11 में यही बात कही गई है। नेक्स्ट है ऐसा आदेश जिसे आदेश 21 नियम 58 के अंतर्गत पारित किया गया है। अब आदेश 21 और नियम 58 क्या है, ज़रा समझ लेते हैं। आदेश 21 और नियम 58 में ये बात कही गई है कि कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का और ऐसी संपत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों का न्याय निर्णय, यानी कि अगर कहीं पर कोई संपत्ति जिसको कुर्क किया गया है उससे संबंधित अगर कोई दावा दायर करता है, अगर ऐसी संपत्ति के बारे में कोई आक्षेप यानी कि कोई उसके विरुद्ध कोई अपील फाइल करता है, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्शन पर, ऐसे दावों पर जो न्याय क्वेश्चंस अराइज होंगे और उन क्वेश्चंस को न्यायालय के द्वारा जब निर्णीत किया जाएगा, तो निर्णीत करते समय जो आदेश पारित किया गया है वो आदेश भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। और अंतिम बिंदु कहता है कि ऐसा आदेश जिसके द्वारा अंतिम डिक्री के लिए किए गए किसी आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति था जिसने अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया और उस आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया, तो वो खारिज करने का जो आदेश होगा वो आदेश भी डिक्री की डेफिनेशन में शामिल माना जाएगा। तो ये 12 बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से आदेश डिक्री की परिभाषा में शामिल हो सकते हैं। अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको या जिन आदेशों को डिक्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो कहता है कि ऐसा आदेश
जिसके द्वारा स्थगन को अस्वीकृत किया जाता है। स्थगन, जैसा कि हम लोग बता ही चुके हैं, स्थगन का मतलब है एडजॉर्नमेंट, यानी कि अगर किसी आदेश के द्वारा एडजॉर्नमेंट को अस्वीकृत कर दिया गया है, एडजॉर्नमेंट को लेने से मना कर दिया गया है, तो उस आदेश को महज एक आदेश माना जाएगा, वो डिक्री नहीं होगी। नेक्स्ट है ऐसा आदेश जिसके द्वारा धारा 47 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण आता है। धारा 47 क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। धारा 47 कहती है कि प्रश्न जिसका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका निष्पादन केवल और केवल डिक्री का निष्पादन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका निर्धारण या जिनका अवधारण केवल और केवल वो न्यायालय कर सकता है जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन करने वाला है। तो अगर कहीं पर किसी ऐसे प्रश्न अराइज हुए हैं जिन प्रश्नों का अवधारण केवल डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय कर रहा है और उन अवधारण को करते समय अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो वो भी सिर्फ एक आदेश होगा, वो डिक्री नहीं कहलाएगा। तीसरा बिंदु कहता है कि ऐसा आदेश जो काल बाधा के कारण अपील को खारिज करता है। अपील दायर करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया था कि इस ड्यूरेशन में आपको अपील फाइल करनी है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपने अपील फाइल नहीं की। अब जब उस ड्यूरेशन के बाद आप अपील फाइल करने गए, न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर टाइम बाउंड हो चुका है, परिसीमा काल ओवर हो चुका है और इसलिए आपकी अपील को खारिज कर दिया गया। उस अपील को खारिज करने में जो आदेश पारित किया गया वो आदेश भी केवल एक आदेश होगा, न कि कोई डिक्री। नेक्स्ट है कि ऐसा आदेश जो निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद संस्थित करने के लिए किए गए आवेदन पत्र को अस्वीकृत करता है, यानी कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने न्यायालय से ये कहा कि वो अकिंचन व्यक्ति यानी कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाना चाहता है। न्यायालय ने कहा कि आप अकिंचन के रूप में या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने में या वाद लाने के योग्य नहीं है, आपके पास वो डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि हमारे अनुसार जो तरीके या जो ग्राउंड्स हैं एक अकिंचन व्यक्ति को ये छूट प्रदान करने के लिए या एक व्यक्ति को अकिंचन के रूप में वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करने के लिए, वो अनुमति हम आपको प्रदान नहीं कर सकते और इसलिए न्यायालय ने एक आदेश पारित किया और उसके आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया। वो आवेदन पत्र का जो अस्वीकृत करने वाला आदेश होगा वो आदेश भी केवल और केवल एक आदेश होगा, न कि कोई डिक्री। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संहिता की धारा 151 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण का कोई आदेश। संहिता की धारा 151 जो कि अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बात करती है, ये संहिता की धारा 151 कहती है कि अगर अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रतिप्रेषण का कोई आदेश दिया गया है तो वो आदेश भी केवल और केवल एक आदेश होगा, न कि कोई डिक्री। और अंतिम पॉइंट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा जो पारित आदेश होते हैं वो आदेश भी डिक्री की परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं। यानी कि अगर संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसमें रिट्स जारी की जाती हैं, वो न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है उस धारा के अनुच्छेद के अंतर्गत, तो उस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए आदेश को भी आदेश ही माना जाएगा, वो डिक्री की परिभाषा में शामिल नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर हमने ये जाना कि कौन से आदेश डिक्री होते हैं और कौन से आदेश डिक्री नहीं होते हैं। अब सामान्य रूप से डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है, एक बार फिर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं डिक्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कह लीजिए कि आवश्यक तत्व बताता जाऊंगा। इन पॉइंट्स को ही आप डिक्री और आदेश के बीच में अंतर मान सकते हैं, इन पॉइंट्स को ही आप डिक्री का आवश्यक तत्व भी मान सकते हैं, तो इनको भी आप नोट करते चलिएगा। डिक्री के में जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि डिक्री यानी कि आज्ञप्ति का प्रारंभ किसी वाद पत्र पर हुए वाद से होता है। वाद पत्र यानी कि प्लेंट, जब भी सिविल सूट दायर किया जाता है तो सबसे पहली औपचारिकता होती है वाद पत्र। अगर किसी मामले का प्रारंभ वाद पत्र से नहीं हुआ है तो उस मामले में डिक्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डिक्री केवल और केवल उस मामले में ही आती है जिस मामले की शुरुआत वाद पत्र से होती है। अगर किसी मामले की शुरुआत वाद पत्र से नहीं होगी तो उस मामले में डिक्री भी नहीं आ सकती। दूसरी पॉइंट में ये बात कही गई है कि डिक्री यानी कि आज्ञप्ति एक ऐसा न्याय निर्णय है जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। यानी कि जो बात परिभाषा में कही गई थी सेम वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि डिक्री का उद्देश्य होता है पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करना निश्चायक रूप से बिल्कुल,
जिससे ये श्योरिटी हो जाए कि अब वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है, और ये निश्चित रूप से उनके अधिकारों को भी अवधारित कर देता है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है, यानी कि वही डेफिनेशन वाली बात कि जो डिक्री होती है वो डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। यानी कि डिक्री दो प्रकार की हो सकती है, मूलतः प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो अन्य प्रकार के भी मानते हैं कि अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। चौथे पॉइंट में बात कही गई है कि प्रत्येक आज्ञप्ति अपील योग्य होती है, जबकि संहिता के द्वारा अव्यक्त रूप से वर्जित न किया गया हो। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि हर एक डिक्री की अपील कर सकते हैं, मतलब प्रत्येक डिक्री अपील योग्य होती है, किंतु यानी कि इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर संहिता ने उस डिक्री की अपील करने से मना न किया हो, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डिक्री की अपील करने से संहिता के द्वारा वर्जित कर दिया गया है, कह दिया गया है कि इस डिक्री की अपील नहीं हो सकती, तो वो एक अपवाद माना जाएगा, और अगर हम इन अपवादों को छोड़ दें तो प्रत्येक डिक्री की अपील की जा सकती है। पाँचवें पॉइंट में कहा गया है कि किसी भी सारवान विधि के प्रश्न पर आज्ञप्ति के विरुद्ध द्वितीय अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर हम बात करें सेकंड अपील की, और ये कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी। किस आधार पर होगी? विधि के या सारवान विधि के प्रश्न पर होगी। यानी कि तीन चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है कि सारवान विधि का प्रश्न होना चाहिए, तब ही हम द्वितीय अपील कर सकते हैं। यानी कि कौन सी अपील कर सकते हैं? द्वितीय अपील कर सकते हैं। और ये सारवान विधि का प्रश्न होने पर द्वितीय अपील कहाँ की जाएगी? केवल और केवल उच्च न्यायालय में की जाएगी। तो तीन वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं कि द्वितीय अपील कहाँ हो सकती है? उच्च न्यायालय में हो सकती है। किस आधार पर हो सकती है? सारवान विधि के प्रश्न पर हो सकती है, और ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय में ही होगी। अगले पॉइंट में कहा गया है कि किसी भी मामले में एक ही प्रारंभिक या अंतिम आज्ञप्ति पारित नहीं की जाती, यानी कि या पारित की जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी मामले में एक से अधिक ना तो प्रारंभिक डिक्री आएंगी और ना ही अंतिम डिक्री, यानी कि एक ही अंतिम डिक्री या प्रारंभिक डिक्री। तो डिक्री तो दोनों आ सकती है, प्रारंभिक भी आ सकती है और अंतिम भी आ सकती है, लेकिन आएगी सिर्फ एक ही एक, यानी कि एक यानी कि प्रारंभिक एक और अंतिम एक। ऐसा नहीं कि दो प्रारंभिक आ जाएं या दो अंतिम आ जाएं, या दो प्रारंभिक आ जाएं एक अंतिम आ जाए। एक प्रारंभिक आएगी और एक अंतिम आएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक आए ही है। हो सकता है केवल और केवल अंतिम आ जाए, लेकिन अगर प्रारंभिक आएगी तो अंतिम निश्चित रूप से आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी मामले में एक बार प्रारंभिक डिक्री आई है तो अब उस मामले में एक बार अंतिम डिक्री आनी आवश्यक है, और अगर अंतिम डिक्री ही दी जा रही है तो प्रारंभिक डिक्री की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लेकिन एक से ज़्यादा प्रारंभिक या एक से ज़्यादा अंतिम डिक्रियाँ नहीं आएंगी। अब आते हैं आदेश के ऊपर। आदेश में कहा गया है कि आदेश ऐसे किसी भी वाद से प्रारंभ हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि जरूरी नहीं उसके लिए वाद पत्र के आधार पर मामला संस्थित किया गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, लेकिन सामान्य रूप से किसी आवेदन पत्र पर ही आता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। यानी कि जैसा डिक्री से जस्ट उलट है कि हो सकता है कि निश्चयक रूप से अवधारण कर दे और हो सकता है ना भी करें। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि आदेश प्रारंभिक या अंतिम आदेश के रूप में वर्गीकृत नहीं है, यानी कि जैसा डिक्री होती है प्रारंभिक और अंतिम, ये आदेश प्रारंभिक और अंतिम नहीं होता है, आदेश केवल आदेश होता है। प्रत्येक आदेश अपील के योग्य नहीं माना जाता, केवल वे आदेश ही अपील के योग्य होते हैं जो कि धारा 104 या आदेश 43 नियम 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि केवल धारा 104 और आदेश 43 नियम 1 के में निर्दिष्ट आदेशों की ही अपील हो सकती है। अगले पॉइंट में आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है, यानी कि जैसे डिक्री के विरुद्ध हम द्वितीय अपील कर सकते थे, मगर आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। छठे पॉइंट में कहा गया है कि वाद या कार्यवाही में आदेशों की कोई भी संख्या परिभाषित या निर्धारित नहीं है, मतलब कितने भी आदेश पारित हो सकते हैं। जैसे डिक्री में था कि एक ही अंतिम या एक ही प्रारंभिक, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी आदेश उसमें पारित किए जा सकते हैं, और उस वाद या कार्यवाही में अनेक आदेश पारित किए जा सकते हैं। तो ये तो था डिक्री और आदेश क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, कौन से आदेश डिक्री होते हैं, कौन से आदेश डिक्री नहीं होते हैं। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।